8 चित्र 7.16 एवं चित्र 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षित कीजिए। अब चने के पौधे को जड़ों को देखिए। यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह मक्के के पौधे की जड़ें कैसी है। जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थानों में मक्का अथवा चना लिखना है। ठीक है, तो हमें दोनों की जड़ों की जानकारी लेनी है। चने एवं मक्के की जड़ों में क्या समानताएं हैं, वे किस रूप में एक दूसरों से भिन्न है। ऐसी प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है, आइए पता करें। देखिए दोनों की जड़ें कितनी अलग अलग है, ए और बी की। चलिए क्रियाकलाप 9 में खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उगे हों। कुछ खरपतवार पौधे को मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया सभी खरपतवार पौधे की जड़ या तो चित्र 7.16 ए की तरह अथवा बी की तरह है। तो अब आपने ध्यान दिया कि जो खरपतवार पौधे हमने निकाले उनकी जड़ें किस तरह की दिखाई दे रही है। तो दो तरीके की जड़ें होती है, एक तो मूसला जड़ और दूसरी है रेशेदार जड़। चलिए अब हम मूसला जड़ किसे कहते हैं और रेशेदार जड़ किसे कहते हैं, है ना। चलिए जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह दिखाई दे रही है मुख्य जड़ मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी में दिखाई दे रही है कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, उन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो देखिए जो हमें पहले में दिखाई दे रही है उसके मूसला जड़ कहते हैं, जो छोटी दिखाई देती है, और जो बड़ी दिखाई देती है एक समान ही दिखाई देती है, किसी में कोई भी अंतर नहीं होता है, जिसे हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार के पौधे को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांट लिए। मूसला जड़ वाले पौधे के समूह ए तथा रेशेदार पौधे वाले को समूह बी में रखिए। समूह ए की पत्तियों को देखिए, तरह शिरा विन्यास किस प्रकार का है और समूह बी की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है। तो हमें यह जानकारी लेनी है। चलिए हम यहाँ पर देखते क्या आपने ध्यान दिया पौधे की पत्ती शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं उनकी पत्तियां शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में भर सकते हैं। चलिए अब आगे हमने देखा कि जड़ मिट्टी से जल का कुछ अवशोषण करती है तथा तना जल खनिज की पत्तियां पौधे अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। पत्तियां भोजन संश्लेषण का कार्य करती है। यह भोजन तने से होकर विभिन्न भागों तक संग्रहित होता है। उदाहरण में कुछ गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जिनका हम भंडार कर रखते हैं। चलिए अब आगे लिखिए कि तने कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर। अगले परिच्छेदन में हम पुष्प की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए यहाँ पर हमें पुष्प बताया गया है, जैसे गुलाब के पौधे के 3 आलेख चित्र 7.19 ए बी सी को दर्शाया गया। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया है। सभी पुष्प रंग बिरंगी है। चलिए देखिए हमने ए बी और सी इस तरीके से उनकी संरचनाएं बनाई है। होते हैं क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम, अमरूद एवं पुष्प को देखा है क्या। आइए कुछ पुष्प का अध्ययन करें। तो हम पुष्प के बारे में जानकारी लेते हैं जो चित्र क्रियाकलाप 10 में दर्शाई गई है। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प की कलिका तथा निम्न में किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड और स्लाइड अथवा कागज और अवर्धक सेल एवं जल। चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। देखिए
यहाँ पर हमने लिया। अब ये इसका क्या है, बाह्य दल। आपने पुष्प देखा है और ये आजू बाजू से जो खिली हुई है वो उसकी क्या बोल सकते हैं हम, पंखुड़ी के नाम से जान सकते हैं। चलिए, खिले हुए पुष्प के प्रमुख भाग को कौन सा है, यह पंखुड़ी है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती है, यह आप जानते हो। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद होती है, कली का एक प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आप ध्यान से देखा है, भाग छोटी पत्ती का भाग दिखाई बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पंखुड़ी भली भांति अवलोकन करते हैं तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बाह्य दल है, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितने बाह्य दल है। क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र है, तो ये आपस में स्वतंत्र है। बाह्य दल पंखुड़ी किन रंगों के होते हैं, तो पंखुड़ी गुलाबी रंग की, बाह्य दल हरे रंग का होता है। आपने फूल में पंखुड़ी की संख्या कितनी है, क्या वे एक दूसरे से जुड़े अथवा स्वतंत्र है। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ी अलग अलग है या अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्प के अध्ययन संबंधित प्रेक्षण सारिणी 7.3 में लिखिए, है ना। देखिए यहाँ पे हमको एक सारिणी बताई गई है, तो हमको यहाँ पे उसे दर्शाना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने प्रेक्षण इस सारिणी में लिखिए और इस सारिणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देखें सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वो स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। देखिए, घटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई काटकर आप पुष्प के आंतरिक रंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल पंखुड़ी को हटा दिए। जो चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए अथवा पुकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्प में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुकेसर है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुकेसर कहते हैं। ये परागकण है, यह स्त्री केसर है जो पुष्प का भाग हमें दिखाई दे रहा है। दिखाए गए क्या आप पुकेसर के 2 भागों को पहचान सकते हैं। आपने पुष्प में पुकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुकेसर का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इससे पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो पुकेसर हटा दीजिए और चित्र 7.22 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये स्त्री केसर का भाग है, ये ऊपर के भाग को हम परागकोश कहते हैं ना। तो इस तरीके से हमें बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, पुकेसर का भाग, परागकोश ऊपर का भाग बताया गया और ये तंतु है, जो जड़ बताई गई है इसकी, यह तंतु है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब आगे हमें यहाँ पे बताया गया वर्तिका, ग्रहवर्तिका, अंडाशय। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमें उसे काटना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, काटकर सूखने से बचने के लिए प्रत्येक पर हम कुछ जल की बूंदें देखते हैं, जिसकी अवर्धक सेल्स की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना को ध्यान से देखा जा सकता है। अब हम उसे देख सकते हैं। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है, जिसे हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों में अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्प को अध्ययन करने के लिए अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने का प्रयास कीजिए। माली की सहायता से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारिणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर जानिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं क्या पुष्प ऐसे जिनमें उपयुक्त पुष्पों में से कोई भाग नहीं पाया जाता। क्या फूल में इनमें से अलग अलग भाग मिलते। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल, पंखुड़ी समान दिखते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा है जिसमें बाह्य दल संख्या एवं पंखुड़ी के असमान होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। क्या आप
इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर की संख्या में अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग में अनुपस्थित भी होते हैं। चलिए, आपने पत्ती तथा तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमने सारे चैप्टर की जानकारी ले ली है ना। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास आपको आपकी नोटबुक में पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।